हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय इनकम टैक्स में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने आपको जो हमारा पिछला वीडियो था, कल का वीडियो था, उसमें हमने आपको बताया था कि वेतन क्या है, वेतन में क्या क्या चीज़ शामिल करते हैं, और इसके बाद हमने जो दूसरा पॉइंट पढ़ाया था वो आपको अलाउंसेज का पढ़ाया था। अलाउंसेज में हमने आपको बताया था, जो भत्ते आपको बताए थे, भत्ते में हमने आपको बताया था कि एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को जो वेतन के अतिरिक्त जो मुद्रा में भुगतान किए जाते हैं उनको भत्ते कहते हैं। मतलब वेतन के अतिरिक्त, वेतन के अलावा जो मौद्रिक भुगतान किए जाते हैं उनको भत्ते कहते हैं। अब हमने आपको 3 प्रकार के भत्ते बताए थे। हमने आपको 3 प्रकार के भत्ते बताए थे। एक तो बताया था फुली टैक्सेबल अलाउंस, जो पूर्णतः कर योग्य भत्ते हैं। नंबर बी में आपको बताया था पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, जो आंशिक कर योग्य भत्ते हैं। और तीसरा आपको बताया था एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जो पूर्णतया कर मुक्त भत्ते हैं। फुली टैक्सेबल अलाउंस हमने आपको कल विस्तार से पढ़ा दिया था कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कुछ ऐसे भत्ते दिए जाते हैं जिनकी पूरी रकम कर योग्य होती है। ऐसे भत्ते दिए जाते हैं जिनकी पूरी रकम कर योग्य होती है। और उस प्रकार के हमने आपको कई प्रकार के भत्ते पढ़ाए थे, जैसे डीएनएस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, वार्डन अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, और आपके बताए थे मेडिकल अलाउंस, मरीज अलाउंस, डॉग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, रूरल एरिया अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, अनेकों प्रकार के भत्ते आपको पढ़ा दिए थे जो फुली टैक्सेबल अलाउंस है, जिनकी संपूर्ण रकम करदाता की टोटल सैलरी में या टैक्सेबल सैलरी में जोड़ दी जाती है। इसका कोई भी पार्ट कर मुक्त नहीं होता है। अब आज आपको पढ़ाना है नंबर बी में पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। नंबर बी में पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में हम उन भत्तों को शामिल करते हैं जिनकी कुछ रकम कर योग्य होती है और कुछ रकम कर मुक्त होती है। मतलब जैसे कोई भत्ता दिए हुए हैं, जैसे 1,000 रुपये मासिक दिया हुआ है, अब आपको देखना है कि कितना कर मुक्त कह रहा है, कितना कर योग्य कह रहा है। ये तो आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत प्रावधान देखना पड़ेगा। उस प्रावधान के अंतर्गत कितनी रकम कर मुक्त है, कितनी रकम कर योग्य है, ये देखा जाता है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, आंशिक कर मुक्त भत्ते, आंशिक कर योग्य भत्ते। आंशिक कर योग्य भत्ते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वह भत्ते होते हैं जिनकी कुछ रकम कर मुक्त होती है और कुछ रकम कर योग्य होती है। इसलिए हम इनको कहते हैं आंशिक कर योग्य भत्ते। मतलब कुछ रकम कर मुक्त हो जाएगी और कुछ रकम कर योग्य हो जाएगी। तो इस आंशिक कर मुक्त भत्ते में हमारा जो पहला आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंस। नंबर फर्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में जो पहला भत्ता आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। हाउस रेंट अलाउंस। अब देखिए मकान किराया भत्ता क्या है। देखिए मकान किराया भत्ता एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को इसलिए दिया जाता है कि आप इस शहर में कोई एक मकान किराए में ले लीजिए और उस किराए में जो आपको भत्ता मिल रहा है, इस पैसे से आप मकान का किराया मकान मालिक को दीजिए। माने एक करदाता को अपने रहने के लिए, जो मकान के लिए, मकान का किराया देने के लिए नियोक्ता द्वारा जो मकान किराया भत्ता दिया जाता है उसको हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। अब ये जो मकान किराया भत्ता है ये पूरा टैक्सेबल नहीं होता। मकान किराया भत्ता पूरा टैक्सेबल नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ रकम कर मुक्त होती है। क्या होती है? उसकी कुछ रकम कर मुक्त होती है और कुछ रकम कर योग्य हो जाती है। अब कितनी रकम कर मुक्त होगी इसका हम आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस बता देंगे, पूरा बता देंगे कि प्रावधान क्या कहता है
कि हाउस रेंट अलाउंस, मान लीजिए किसी करदाता द्वारा किसी नियोक्ता द्वारा करदाता को 5,000 रुपये मासिक दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 5,000 रुपये मासिक मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। तो 5,000 में से हमको कितने पर टैक्स देना है, कितने पर टैक्स नहीं देना है, उसका हम विस्तार से यहाँ पर आपको पूरा हाउस रेंट अलाउंस का जो प्रावधान है उसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी आप सवाल लगाओ या इसका कैलकुलेशन करो तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हाउस रेंट अलाउंस की छूट आपको तभी मिलेगी जब करदाता कोई किराए के मकान में रह रहा हो। हाउस रेंट अलाउंस पार्टली टैक्सेबल अलाउंस उस दशा में माना जाएगा जब करदाता कोई किराए के मकान में रह रहा है। अगर मान लीजिए कोई करदाता है अपने खुद के मकान में रह रहा है, या अपनी पत्नी के मकान में रह रहा है, या अपने माता पिता के मकान में रह रहा है, या अपने किसी मित्र के मकान में रह रहा है, किसी रिश्तेदार के मकान में रह रहा है, या किसी ऐसे मकान में रह रहा है जिसका उसको कोई किराया नहीं देना पड़ता। माने एक करदाता को इसकी छूट तभी मिलेगी जब वो किराए के मकान में रह रहा हो। और अगर अपने मकान में रह रहा है, पत्नी के मकान में रह रहा है, माता पिता के मकान में रह रहा है, किसी परिचित के मकान में रह रहा है, या ऐसे मकान में रह रहा है जिसका उसको किसी भी प्रकार का कोई किराया नहीं देना, तो जो आपका हाउस रेंट अलाउंस जो मिला है ये पूरी रकम पर आपको कर देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ये फुली टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा, इस पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। परंतु यदि करदाता किराए के मकान में रहता है तो वहाँ पर उसको क्या करना है? कुछ छूट मिल जाएगी। अब छूट क्या मिलेगी वो हम आपको बताएंगे, परंतु ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये छूट तभी मिलेगी जब करदाता किराए के मकान में रहता है। अगर खुद के मकान में रहता है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। तो हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किराया वाला मकान है वो कहाँ पर स्थित है। किराया वाला मकान कहाँ पर स्थित है? जो किराया वाला मकान है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको देखना पड़ेगा। नंबर ए, if house is situated in Delhi, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। देखिए, पहले तो हम हाउस रेंट अलाउंस उनका कैलकुलेशन करेंगे जो किराए का मकान दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है या कलकत्ता में स्थित है। और दूसरे उस प्रकार के मकान जो इन महानगरों में स्थित नहीं है। ऐसे मकान जो इन शहरों में स्थित नहीं है। इफ हाउस इज not situated in these cities, एक तो आपके वो मकान जो मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली में स्थित है, और दूसरे वो मकान जो इन चार महानगरों में स्थित नहीं है। इफ हाउस इज नॉट सिचुएटेड इन दीज सिटीज। तो अब हमको हाउस रेंट अलाउंस का निकालना है आपको कि कितनी रकम कर मुक्त होगी। तो ये देखना पड़ेगा कि मकान हमारा कहाँ पर स्थित है, क्या दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है या कोलकाता में स्थित है, या इन चारों महानगरों के अलावा किसी अन्य शहर में स्थित है। तो हम पहले देखते हैं कि अगर किराएदार का मकान या करदाता का मकान मान लीजिए कि दिल्ली में स्थित है या मुंबई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है या कोलकाता में स्थित है, तो ऐसी दशा में क्या होगा। अगर मकान आपका चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में स्थित है तो क्या होगा। इन दिस केस फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस
In this case, from actual amount of house rent allowance and following amount whichever is less will be exempted and rest amount will be taxable. And rest amount will be taxable. अब देखिए सवाल आपका कह रहा है कि अगर हमारा मकान मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली में स्थित है, तो अगर मकान हमारा इन शहरों में स्थित है तो ऐसी दशा में निम्नलिखित रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य होगी। अगर मकान हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली में स्थित है तो निम्नलिखित रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। अब रकमें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अब कौन कौन सी रकम है? नंबर 1, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। नंबर दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इसको कहते हैं एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, माने वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो ये आपकी 3 रकमें हो गई। अगर मकान आपका दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में स्थित है तो ये 3 रकमें हैं, 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। इन 3 रकमों में जो रकम सबसे कम होगी, व्हिच एवर इज लेस, मतलब निम्नलिखित रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त हो जाएगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा सवाल दिए होगा तो हम देखेंगे कि वेतन का 50% कितना होगा, वेतन के 10% से अधिक कितना किराया चुकाया गया है और वास्तव में हाउस रेंट अलाउंस की कितनी रकम है। इन तीनों रकमों को निकाल लेंगे। तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त हो जाएगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। तो ये तो आपका हो जाएगा यदि मकान आपका दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में स्थित है। अब इसके अलावा यदि मकान आपका इन महानगरों के अलावा अन्य शहर में स्थित है, अगर मकान आपका अन्य शहर में स्थित है तो क्या है? इन दिस केस फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, from actual amount of house rent allowance and following amount whichever is less will be exempted and rest amount will be taxable. निम्नलिखित रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। इस दशा में निम्नलिखित रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। अब रकमें आपकी क्या हैं? नंबर 1, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। देखिए यहां पर था 50% ऑफ सैलरी, परंतु मकान यदि आपका इन 4 महानगरों के अलावा दूसरे शहर में स्थित है तो वहां पर हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी। और दूसरा है
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो यहां पर भी ये तीन रकमें हैं, 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसको हम कहते हैं एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता की वास्तविक रकम। इन तीन रकमों में से जो रकम सबसे कम होगी, व्हिच एवर इज लेस, माने निम्नलिखित रकमों में से जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त हो जाएगी और शेष रकम कर योग्य हो जाएगी। तो ये आपको निकाल लेना है। अगर मकान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है तो आपका ये तीन चीजें निकाल लेना है। अगर मकान आपका इन चार महानगरों में नहीं है तो आपको ये तीनों रकमें निकाल लेना है, और इन तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त हो जाएगी और शेष रकम आपकी कर योग्य हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज आपको और बताना है कि जैसे आपको 40% ऑफ सैलरी लिखना है तो सैलरी में हम क्या क्या शामिल करेंगे। जैसे कल हमने आपको सैलरी में बताई थी कि बहुत से आइटम धारा 17 धारा 1 के अंतर्गत अनेकों प्रकार के शामिल करते हैं सैलरी में। तो उसमें क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे बेसिक सैलरी हो गया, बोनस, कमीशन और प्रोविडेंट फंड का जो 12% से ज़्यादा हिस्सा है नियोक्ता का, ब्याज का 9.5% से ज़्यादा हिस्सा है हस्तांतरित से, माने कई प्रकार के आइटम शामिल करते हैं। तो यहाँ पर जो हम 40% सैलरी या 50% सैलरी निकालेंगे, या यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए हम वेतन में क्या क्या शामिल करेंगे। तो वहाँ पर हम वेतन में केवल तीन चीज़ों को शामिल करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए नोट, सैलरी इक्वल टू, इसमें सैलरी में क्या क्या शामिल करना है आपको, बेसिक सैलरी, प्लस डियरनेस अलाउंस, इट इज पार्ट ऑफ सैलरी, प्लस कमीशन। और कमीशन भी आपका जो सवाल में परसेंटेज ऑन सेल दिया हुआ है। तो ये आपके तीन चीज शामिल करना है। मतलब वेतन में जैसे आपको वेतन का 50% निकालना है, या वेतन का 40% निकालना है, या वेतन का 10% निकालना है, तो आपको कौन सा वेतन लेना है 50% निकालने के लिए। तो वहां पर आपको जो बेसिक सैलरी सवाल में दी हुई है उसको जोड़ लें, उसको ले लेंगे। इसके बाद डियरनेस अलाउंस दिया हुआ, अगर महंगाई भत्ता दिया हुआ है तो महंगाई भत्ता जोड़ लेंगे, और कमीशन जोड़ लेंगे, तीनों चीजों को जोड़ लेंगे। अब देखिए महंगाई भत्ता मैंने आपको कल दो प्रकार के बताए थे, एक तो वो बताए थे जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत मिलता है, और दूसरा वो बताया था जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं मिलता है। तो यहाँ पर केवल वही महंगाई भत्ता लेना है जो वेतन का हिस्सा हो, मतलब जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, उसी महंगाई भत्ता को लेना है। परंतु अगर सवाल में आपका महंगाई वेतन के नाम से महंगाई भत्ता दिया हुआ है तो उसको ये मान लिया जाता है कि ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत है। उसके साथ फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये महंगाई भत्ता आपका सेवा की शर्तों के अंतर्गत है। तो महंगाई भत्ता वही वाला लेना है जो पार्ट ऑफ सैलरी हो, जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो। और कमीशन अगर आपके सवाल में दिया हुआ है कि निश्चित प्रतिशत के आधार पर निकाला गया है, जैसे दिया हुआ है कि उसका वर्ष का बिक्री 5 लाख है, उसका 10% कमीशन मिल रहा है, तो वही वाला कमीशन लेना है जो बिक्री पर निकाला गया हो, प्रतिशत के आधार पर बिक्री पर निकाला गया हो, वही कमीशन हम जोड़ते हैं। और अगर केवल सवाल में दिया गया है कि कमीशन 2 लाख, तो वो कमीशन हम शामिल नहीं करते हैं, प्रतिशत के आधार पर जो कमीशन निकाला गया उसको शामिल करते हैं। तो इन तीनों चीजों को शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद वेतन आ जाएगा, और उस वेतन पर फिर हम 50% ऑफ सैलरी ये दिया हुआ है, 10% ऑफ सैलरी ये दिया हुआ है, 40% ऑफ सैलरी ये दिया हुआ है, 10% ऑफ सैलरी ये दिया हुआ है, तो उस सैलरी में जो तीनों को जोड़ करके निकाला है उसी पर फिर ये प्रतिशत हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ये पहला था हमारा पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, जो आंशिक कर योग्य भत्ते हैं, उसका हमारा जो पहला भत्ता था हाउस रेंट अलाउंस, उसका ये प्रावधान है। इस प्रकार से हमारा जो चार्ट है इसके आधार पर हम मकान का जो मूल है वो निकाल लेते हैं, हाउस रेंट अलाउंस को निकाल लेते हैं, और उस हाउस रेंट अलाउंस में इन तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी उसकी छूट दे देंगे, और इसके बाद जो रकम होगी वो कर हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि कोई करदाता है, उसको 5,000 रुपये मासिक मकान किराया भत्ता मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5,000 रुपये मासिक। तो उसका साल में कितना हो गया?
गया 12 पंचे 60, जो हाउस रेंट अलाउंस मिला वो कितना मिला 60,000। अब 60,000 रुपए उसको नियोक्ता से हाउस रेंट अलाउंस के रूप में मिल रहे हैं, मकान किराया भत्ता के रूप में उसको 60,000 रुपए मिल रहे हैं। जैसे आपने निकाला, इन तीनों रकमों में जो आपने निकाला वो आपका निकला 35,000, मान लीजिए वो निकला 35,000। तो क्या करेंगे, इन तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी। मान लीजिए इन तीनों में से आपने रकम निकाला 35,000, तो इस 60,000 में हम क्या करेंगे, 35,000 को माइनस कर देंगे। अब हमारा बचा 10 में 5 गए 5, 5 3 2, 25,000। ये 25,000 हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल HRA। तो इस प्रकार से हमको निकालना है, इन तीनों रकमों में जो रकम कम होगी उसको निकाल करके टोटल HRA में घटा देना है। जो रकम आएगी वो हमारी टोटल HRA हो जाएगी या टैक्सेबल HRA हो जाएगी, टैक्सेबल HRA हो जाएगी। तो ये तो आपका था हाउस रेंट अलाउंस का प्रावधान, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। प्रत्येक सवाल में आपसे पूछते हैं, जब भी हम इसके सवाल लगाते हैं इनकम टैक्स के, तो ज्यादातर हमसे पूछ लिया जाता है कि मकान किराया भत्ता निकालना है, तो आपको इसी प्रावधान के आधार पर इसको जो है तो निकाल लेना है। अब इसको मैं साफ करूं, इससे पहले आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हटा जा रहा हूं और स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे आपको देखना है कि हाउस रेंट अलाउंस का हमारा प्रावधान क्या है, तो ये आपका हाउस रेंट अलाउंस का प्रावधान हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब अगला प्रावधान हम पढ़ेंगे जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। पार्टली टैक्सेबल का जो दूसरा प्रावधान, दूसरा अलाउंस है वो क्या है, उसको पढ़ेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि मकान किराया भत्ता में आपको तभी छूट मिलती है, तभी रकम घटाई जाती है यदि आप किराए के मकान में रहते हैं। करदाता को छूट तभी मिलेगी हाउस रेंट अलाउंस में यदि वो अपने खुद के मकान में या पत्नी के मकान में या ऐसे मकान में रहता है जिसका कोई किराया नहीं देना है, तो उसको छूट नहीं मिलेगी। परंतु यदि वो किराए में लेकर के मकान रहता है तो हाउस रेंट अलाउंस में हम इस प्रावधान के आधार पर छूट निकाल लेंगे और उतनी रकम कर मुक्त कर देंगे और शेष रकम उसके सैलरी में जोड़ देंगे। अब दूसरा देखते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस या मनोरंजन भत्ता। एंटरटेनमेंट अलाउंस या मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता देखिए, मनोरंजन भत्ता अगर किसी कर्मचारी को मिल रहा है तो इसके संबंध में क्या प्रावधान है, इसको आपको देखना है। तो सबसे पहले तो मनोरंजन भत्ता को हम क्या करते हैं कि मनोरंजन भत्ता को सबसे पहले हम उसके वेतन में जोड़ देते हैं। जब ग्रास सैलरी निकालते हैं, हमने आपको बताया था ग्रास सैलरी में जो जो चीज उसको नियोक्ता से मिल रही है वो सब जोड़ दी जाती है। तो सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस या मनोरंजन भत्ता की रकम को करदाता की ग्रास सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब हम कटौतियां आती हैं तो कटौतियां धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत मनोरंजन भत्ता की कटौती मिल जाती है। कहे के अंतर्गत, धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत एंटरटेनमेंट की कटौती एक करदाता को मिल जाती है। और वो कटौती किसको मिलती है, केवल सरकारी कर्मचारी की दशा में मिलती है। जो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती मिलती है 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत, यहां पर लिख लीजिए अंडर सेक्शन 16 सेकंड के अंतर्गत जो छूट मिलेगी केवल सरकारी कर्मचारी को मिलेगी। तो कितनी छूट मिलेगी इसको देख लीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एंटरटेनमेंट अलाउंस के आधार पर हम करदाता को 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर ए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और नंबर बी अदर देन गवर्नमेंट, माने गैर सरकारी कर्मचारी, अदर
देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो अगर करदाता सरकारी कर्मचारी है, इन दिस केस फ्रॉम एक्चुअल amount of entertainment allowance and following amount whichever is less will be deductible। मतलब मकान इंटरटेनमेंट अलाउंस या मनोरंजन भत्ते की वास्तविक रकम और निम्नलिखित रकम, इनमें से जो रकम सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगी? डिडक्टेबल, माने कटौती योग हो जाएगी, घटाने योग हो जाएगी। अब रकमें क्या हैं? नंबर 1 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। नंबर 2 मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 5000, मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 5000। और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये आपकी 3 रकमें हैं। इन 3 रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वो कटौती योग हो जाएगी। निम्नलिखित 3 रकमों में जो रकम सबसे कम होगी कटौती योग हो जाएगी। कहां? धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत ये रकम आपकी कटौती योग हो जाती है। और ये कटौती किसको मिलती है? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सरकारी कर्मचारी की दशा में ही आपको कटौती मिलती है। और ये कटौती 5000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलती है। किससे ज्यादा भी नहीं मिलती? 5000 रुपए से ज्यादा ये कटौती नहीं मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और यहां पर अब आइए गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट, गैर सरकारी कर्मचारी, तो इस दशा में आपको कोई कटौती नहीं मिलेगी। माने कटौती जो मिलेगी कितनी, क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। अब यहां पर जैसे आपको वेतन का 20% निकालना है तो सैलरी में क्या शामिल करेंगे? तो यहां लिख लीजिए नोट सैलरी इक्वल टू ओनली बेसिक सैलरी। यहां पर आपको जो बेसिक सैलरी सवाल में दी हुई है उसी का आपको 20% निकालना है या उसी का आपको 20% निकालना है। किसी प्रकार का महंगाई भत्ता, कमीशन या अन्य कोई भी मद उसमें शामिल नहीं करना है। केवल बेसिक सैलरी ले लेना है और उसका 20% निकाल लेना है। दूसरा आपका 5000 रुपए फिक्स है और इंटरटेनमेंट के अलाउंस ले लेना है। देख लेना है कि इन तीनों रकमों में जो रकम आपकी कम होगी वो आपकी धारा 16 की उपधारा के अंतर्गत कटौती योग हो जाएगी। अब ये किस प्रकार होगा? जब हम आपको कटौतियां पढ़ाएंगे वहां पर विस्तार से बता देंगे किस प्रकार से रकम आपको निकालनी है और किस प्रकार से उसको यहां पर कटौती योग कर देना है। तो दोस्तों ये तो था आपका दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस। इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको साफ कर दूं। अब हम आते हैं आगे। ये हम आपको पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ा रहे हैं, मतलब आंशिक कर योग भत्ते की ऐसे भत्ते जिनकी कुछ रकम तो कर मुक्त है और कुछ रकम कर योग है। तो ये हम ऐसे भत्ते पढ़ रहे हैं। अब नंबर 3 में आते हैं स्पेशल अलाउंस, विशेष भत्ते। देखिए कुछ भत्ते ऐसे होते हैं
जो कर्मचारी को उनके कार्यों के बदले में दिए जाते हैं। किसके बदले में? जैसे कार्य कर रहे हैं, कुछ अपना ऑफिस का काम करना है और कुछ अपना ऑफिस के अलावा कोई उनके कर्तव्य पालन है तो ऑफिस का काम करना है, कुछ उनके व्यक्तित्वों की छत पूर्ति के लिए दिए जाते हैं, तो ये स्पेशल अलाउंस होते हैं। इनमें से जो पहला आपका होता है ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। ड्यूटी ऑफ अब इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं? हमने आपको बताया कि विशेष भत्ते जो होते हैं, जो विशेष भत्ते होते हैं वो धारा 10 की उपधारा 14 के अंतर्गत, धारा 10 की उपधारा 14 के अंतर्गत कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो नौकरी के जो काम हैं उनके लिए दिए जाते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा, वो व्यय होंगे, तो उसके बदले में हम आपको ये भत्ते नियोक्ता द्वारा दिए जाते हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो उनके व्यक्तिगत कामों के लिए दिए जाते हैं, तो वो भत्ते होते हैं। तो ये दोनों हम अलग अलग आपको पढ़ाएंगे। नंबर ए में ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस और नंबर 2 पर्सनल एक्सपेंसेस, ये दोनों प्रकार के भत्ते दे रहे हैं। तो उसमें आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत क्या प्रावधान है तो ये आपको देना है। तो नंबर 1 उसमें आ जाता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जो ऑफिस के काम के लिए उसके भत्ते हैं, इसमें पहला है ट्रेवलिंग अलाउंस। पहला भत्ता आपका है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता जैसे कोई मान लीजिए कि कर्मचारी है, उसको कहीं जाना है, उसका ट्रांसफर हो गया है, तो ट्रांसफर में उसको आना जाना पड़ेगा, उसको अपना सामान पैक करके ले जाना पड़ेगा, या उसका कहीं ड्यूटी लग गई कि आपको फला जगह दौरा करने जाना है, फला जगह निरीक्षण करने जाना है। जैसे आप देखते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं क्या करते हैं, दौरा करते हैं, आज फला क्षेत्र का दौरा किया, आज वहां का दौरा किया। तो इस प्रकार से अगर उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल रहा है, इस प्रकार से अगर उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल रहा है, तो ये भत्ता यदि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को दिया जा रहा है तो इसकी केवल उतनी रकम ही कर योग होगी जितनी कि इस पर व्यय की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, उसने कहीं ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीण क्षेत्र के दौरा करने पर उसको जो व्यय आया वो 2000 आया। कितना आया? 2000। परंतु नियोक्ता द्वारा उसको दौरे के लिए 5000 रुपए दिया जा रहा है। उसको ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में कितना दिया जा रहा है? 5000 रुपए दिया जा रहा है और आया है व्यय कितना? 2000 रुपए। तो इस दशा में हम देखते हैं कि जो 3000 रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना वास्तव में व्यय किया जा रहा है उतना कर मुक्त होता है और शेष रकम जो होती है वो कर योग हो जाती है। तो ये आपका हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस। दूसरा है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस जिसको कि हम दैनिक भत्ता भी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, दौरे पर जा रहा है या कुछ ऑफिस के काम से कहीं किसी अन्य काम से जा रहा है, किसी ऑफिस में दूसरे ऑफिस में काम है, वहां पर उसको 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, वहां उसको होटल में रुकना पड़ेगा या उसको वहां खाने के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो डेली अलाउंस जो दिया जा रहा है कि आप वहां जाकर के रुकिए, वहां खाना खाइए, वहां पर आपका ये भोजन के लिए है, तो इस प्रकार का यदि डेली अलाउंस दिया जा रहा है तो वो रकम भी आपकी क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी। और यह रकम केवल उतनी ही कर मुक्त होगी जितनी वास्तव में व्यय की गई है। जैसे डेली अलाउंस के रूप में अगर आपको 500 रुपए मिल रहे हैं परंतु आपका पूरे दिन भर का खर्च 200 रुपए आता है तो 200 रुपए कर मुक्त हो जाएंगे और 300 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? कर योग हो जाएंगे। अब अगला है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस इसको कहते हैं सवारी भत्ता। सवारी भत्ता है, आपको रोज आना जाना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, आने जाने में जो आपके सवारी पर व्यय होता है उसके लिए ही आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। तो कन्वेंस अलाउंस भी उसकी उतनी रकम ही कर मुक्त होती है जितना वास्तव में इस पर व्यय किया गया है और जो रकम शेष बचती है वो कर योग हो जाती है। मतलब वास्तव में जितनी रकम व्यय होती है उतनी कर मुक्त होती है और शेष रकम कर योग हो जाती है। अब अगला है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस इसको हम कहते हैं सहायक भत्ता। सहायक भत्ता से आशय ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ा काम है, आप अकेले अपने पूरे काम का जिम्मेदारियां नहीं ले पा रहे हैं तो नियोक्ता कह देता है कि आप ऐसा करिए कि आप अपने अंडर में कोई एक हेल्पर लगा लीजिए। तो हेल्पर आएगा, वो आपका काम करेगा,
उस काम को वो करेगा, उसके बदले में आपको हम इतना हेल्पर अलाउंस के रूप में देंगे। पता चला जैसे आपको महीने में 5,000 रुपए हेल्पर अलाउंस का मिल रहा है, परंतु आपने जो अपने काम के लिए हेल्पर लगाया हुआ है वो आपका 3,000 में मिल गया है, तो कितनी रकम कर मुक्त हो जाएगी? वास्तव में जितनी रकम व्यय हुई है उतनी कर मुक्त हो जाएगी, माने 3,000 रुपए कर मुक्त हो जाएंगे और जो 2,000 रुपए शेष बचे हैं वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। वास्तव में हेल्पर पर जितनी रकम आपने व्यय की है उतनी कर मुक्त हो जाएगी और शेष रकम कर योग हो जाएगी। तो ये आपका हेल्पर अलाउंस हो गया। अगला है एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस या विद्योपार्जन भत्ता, ये क्या है? विद्योपार्जन भत्ता। देखिए विद्योपार्जन भत्ता विशेषकर विश्वविद्यालयों में या बड़ी बड़ी जो संस्थान हैं वहां पर दिया जाता है कि इस पैसे से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमको अगर एकेडमिक अलाउंस मिल रहा है कि हम और अच्छी तरह से पढ़ाएं, हमारे पर किताबों पर जो व्यय हो रहा है उसके लिए हमको पैसा मिल रहा है, हमको कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है या हमको नेट की व्यवस्था करना है, माने अपनी ज्ञान की वृद्धि के लिए नियोक्ता द्वारा अगर एकेडमिक अलाउंस या विद्योपार्जन भत्ता दिया जा रहा है तो वो भी आपका केवल उतनी रकम तक ही कर मुक्त होता है जितना वास्तव में आपने इस कार्य पर व्यय किया है। पता चला जैसे मान लीजिए कि आपको 3,000 रुपए एकेडमिक अलाउंस पर मंथ मिल रहा है, 3,000 रुपए आपका एकेडमिक अलाउंस पर मंथ मिल रहा है, परंतु महीने में आपने जो किताबें खरीदी, इंटरनेट पर जो व्यय किया है और बाकी अन्य खर्चों पर जो व्यय किया है आपका केवल 1,000 ही लगा है, तो 1,000 रुपए आपका कर मुक्त हो जाएगा और जो शेष 2,000 रुपए बचे हैं वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो एकेडमिक अलाउंस या विद्योपार्जन भत्ता केवल उतनी रकम तक कर मुक्त होता है जितना वास्तव में व्यय किया जाता है और शेष रकम कर योग हो जाती है। और लास्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस का मतलब है वर्दी भत्ता। वर्दी भत्ता देखते हैं कि आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की वर्दी पहननी पड़ती है। जैसे आप पुलिस वालों को देखते हैं वो एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं, आपके जो आईपीएस अधिकारी हैं तो वो भी एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं, मिलिट्री में हैं वो भी एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं, हमारे जो वॉचमैन हैं वो भी एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं, डॉक्टर हैं वो भी एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं। माने कुछ हमारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हमको एक विशेष प्रकार की वर्दी पहननी पड़ती है। तो अगर हमको अपनी वर्दी के रख रखाव के लिए कोई वर्दी भत्ता या यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है तो वास्तव में हमने अपनी वर्दी को धुलने पर, सिलाने पर या उसको मेंटेन करने पर जितनी रकम व्यय की है उतनी कर मुक्त हो जाएगी और शेष रकम कर योग हो जाएगी। यूनिफॉर्म अलाउंस में जितनी हम अपनी पहनने वाली वर्दी के रख रखाव पर व्यय करेंगे उतनी रकम कर मुक्त हो जाती है और शेष रकम कर योग हो जाती है। तो ये तो हमारे स्पेशल अलाउंस इस कौन से थे? जो ड्यूटी ऑफ फील्ड ऑफिस माने ऑफिस के काम पर जो आपने व्यय किया है, तो ये हमारे 6 प्रकार के अलाउंस हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये केवल उतनी रकम तक ही कर मुक्त होते हैं जो आप वास्तव में व्यय करते हैं और उससे जो ज्यादा मिलते हैं वो आपके कर योग हो जाते हैं। अब नंबर बी में जो आपका स्पेशल अलाउंस है तो उसमें नंबर बी हम उन भत्तों को देखेंगे जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस माने जो हम व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो नंबर बी में आपका आ जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेज। कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को पर्सनल व्ययों के लिए दिए जाते हैं, मतलब जो आपके व्यक्तिगत खर्चे हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए दिए जाते हैं और ये भत्ते एक निश्चित रकम पर दिए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि भत्ते वहां तक कर मुक्त होते थे जो वास्तव में खर्च किए जाते थे, परंतु ये आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेज है ये उतनी रकम तक कर मुक्त होते हैं जो शासन द्वारा या इनकम टैक्स एक्ट में जो निर्धारित कर दी गई। जैसे पहला है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस या इसको हम कहते हैं शिक्षा भत्ता। इसको हम क्या कहते हैं?
शिक्षा भत्ता। शिक्षा भत्ता एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके लड़कों के पढ़ाने के लिए दिया जाता है कि आप इस पैसे से आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। तो ये कितना करमुक्त होता है? ये 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा और अधिकतम 2 बच्चों तक करमुक्त होता है। कितना करमुक्त होता है? 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों का करमुक्त होता है। अब यहां पर समझिए इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर नियोक्ता आपको एजुकेशन अलाउंस के रूप में कोई रकम देता है, मान लीजिए कि जो आपका नियोक्ता है वो 2000 रुपए मासिक आपको देता है एजुकेशन अलाउंस। कितना देता है? एजुकेशन अलाउंस 2000 रुपए प्रति माह देता है। तो 12 महीने कितना हो गया? 12 दुनाई 24,000। कितना हो गया? 12 दूनी 24,000। और आपके कितने बच्चे हैं? आपके हैं बच्चे 3। आपके पास 3 बच्चे हैं। तो कितना करमुक्त है? 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा करमुक्त है और अधिकतम 2 बच्चों का करमुक्त है। माने अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो बस केवल 2 बच्चों की छूट मिलेगी। 2 से अगर ज्यादा है तो उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। अगर 1 बच्चा है तो केवल 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। 2 बच्चे हैं तो 200 की छूट मिल जाएगी। 3 बच्चे हैं तो 200 से ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको केवल 2 बच्चों का 200 रुपए ही मिलना है। तो यहां पर उसके देखिए कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे में आपकी 1 बच्चे की तो छूट मिलेगी नहीं। कितने की मिलेगी? केवल 2 बच्चों की। तो 2 बच्चों की कितनी मिलेगी? 100 रुपए प्रति माह 1 बच्चे का है तो 2 बच्चों का हो जाएगा 200 रुपए प्रति माह। 200 रुपए प्रति माह। तो अब 12 का कितना हुआ? 12 दुनाई 24। 2400 रुपए आपको इसमें क्या हो जाएंगे? ये आपके करमुक्त हो जाएंगे और शेष जो रकम होगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब यहां पर 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों का करमुक्त होता है। तो अगर आपके 3 बच्चे हैं तो केवल 2 बच्चों का करमुक्त हो जाएगा, 2400 रुपए करमुक्त हो जाएंगे। अगर आपके पास केवल 1 ही बच्चा होता तो केवल 1200 रुपए करमुक्त हो जाते और शेष रकम आपकी कर योग हो जाती। तो ये तो आपका हो गया एजुकेशन अलाउंस। अब दूसरा है हॉस्टल अलाउंस। अब देखिए जो हॉस्टल अलाउंस होता है वो भी कर्मचारी को अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए दिया जाता है। अभी कितना दिया जाता है? 300 रुपए प्रति माह। कितना दिया जाता है? 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा और अधिकतम 2 बच्चों का करमुक्त है। ठीक है, कितना मिलना है? 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा और अधिकतम 2 बच्चों का करमुक्त होता है। तो ये आपका हो गया हॉस्टल अलाउंस। माने अगर आपका 1 बच्चा है तो 300 रुपए प्रति माह करमुक्त हो जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो 600 रुपए करमुक्त हो जाएगा। अगर 3 बच्चे हैं तो केवल 600 रुपए करमुक्त रहेगा। तो ये आपका हॉस्टल अलाउंस हो गया। अब अगला है अंडरग्राउंड अलाउंस या भूमिगत भत्ता। अंडरग्राउंड अलाउंस क्या है? जैसे बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे जो खाने होती हैं, खानों से कोयला निकाल रहे हैं, कोई दूसरा पदार्थ निकाल रहे हैं, मतलब जो नीचे भूमि के नीचे जो काम करते हैं उनको ये भत्ता दिया जाता है। और ये भत्ता 800 रुपए प्रति माह करमुक्त होता है। कितना होता है? 800 रुपए प्रति माह करमुक्त होता है। प्रत्येक कर्मचारी को ये 800 रुपए प्रति माह करमुक्त होता है। और इससे ज्यादा अगर है तो फिर ये कर योग हो जाएगा। तो ये उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो जमीन के नीचे काम करते हैं और ये 800 रुपए प्रति माह करमुक्त होता है और शेष रकम कर योग हो जाती है। अब अगला है आपका अलाउंसेज टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अलाउंसेज टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर कोई कर्मचारी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है?
ट्रांसपोर्ट एजेंसी में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो और ये भत्ता उसको मिल रहा है, कौन सा भत्ता मिल रहा है? ये अलाउंसेज एम्प्लॉय टू ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए भत्ता मिल रहा है। परिवहन संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं तो अगर उनको भत्ता मिलता है तो कितना कर मुक्त होता है? जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जो कर्मचारी काम करता है उसको ऐसे भत्ते का स्पेशल अलाउंस का 70% या 10,000 रुपए मासिक, दोनों में जो रकम कर मुक्त होती है वो कर मुक्त होती है और शेष रकम कर योग हो जाती है, माने 70% ऑफ स्पेशल अलाउंस। नंबर 1 70% ऑफ स्पेशल अलाउंस और दूसरा है मैक्सिमम अमाउंट रुपीज मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 10,000 पर मंथ। अगर कोई कर्मचारी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम कर रहा है और उसके बदले में उसको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है तो उस स्पेशल अलाउंस का 70% अथवा 10,000 रुपए मासिक, इन दोनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी, जो रकम सबसे कम होगी वो कर मुक्त हो जाएगी और शेष रकम कर योग हो जाएगी। माने 70% ऑफ स्पेशल अलाउंस या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, इन दोनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी कर मुक्त होगी और शेष रकम कर योग हो जाएगी। अब अगला है आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस पांचवा है ट्राइबल एरिया अलाउंस, माने जनजाति क्षेत्र भत्ता। ये आपको क्या है? जनजाति क्षेत्र भत्ता है। जिस प्रकार हम किसी बड़े महानगर में रहते हैं तो हमको सिटी कंपनसेशन अलाउंस मिलता है, इसी प्रकार अगर हम कहीं ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस करते हैं तो हमको रूरल एरिया अलाउंस मिलता है। इसी प्रकार अगर हम किसी जनजाति क्षेत्र में काम करते हैं, कहां पर काम करते हैं? जनजाति क्षेत्र में काम करते हैं तो हमको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है। तो ये अलाउंस मिलता है तो इसकी एक लिस्ट दी हुई है, उसको आप थोड़ा सा देख लेना। अगर जनजाति क्षेत्र भत्ता मिल रहा है तो उसका कहीं अलग अलग सब दिया हुआ है। कुछ क्षेत्र हैं तो वहां पर आपको 200 रुपए मिलेगा, कहीं 800 मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। तो जनजाति क्षेत्र भत्ता ज्यादातर 200 रुपए प्रतिमाह मिलता है। 200 रुपए पर मंथ क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है। कितना? 200 रुपए प्रति माह कर मुक्त होता है ट्राइबल एरिया अलाउंस और शेष कर योग होता है। और लास्ट है आपका हिल एरिया अलाउंस। क्या है? हिल एरिया अलाउंस मतलब पर्वतीय क्षेत्र भत्ता। पर्वतीय क्षेत्र भत्ता। अभी पर्वतीय क्षेत्र भत्ता क्या है? जैसे कोई कर्मचारी है, अगर वो पहाड़ों में काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है? पहाड़ों पर काम कर रहा है, तो उसको ये हिल एरिया अलाउंस या पर्वतीय क्षेत्र भत्ता मिलता है। तो वहां पर जैसे सियाचिन में कोई काम करता है तो 7,000 रुपए प्रति माह कर मुक्त होगा। अगर कोई यहां पर काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर है या अंडमान निकोबार है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वहां पर 800 रुपए प्रति माह कर मुक्त होता है। कहीं दूसरी जगह है, वहां कोई दूसरी रकम है, माने सब एरिया का अलग अलग आपका हिल एरिया अलाउंस है। परंतु मिलता तभी है जब एक पहाड़ की ऊंचाई जो आप काम कर रहे हैं 1000 से अगर ज्यादा है तो मिलता है ये। तो ये आप देख लेना कि कितना कर मुक्त है। परंतु सियाचिन में 7,000, जो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर 800 रुपए प्रति माह, कुछ अधिक जगह हैं तो वहां पर और दूसरी रकमें हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कर मुक्त होता है। तो ये तो थे हमारे स्पेशल अलाउंस जो हमारे कर योग रहे, इनकी कुछ रकम कर योग रही, कुछ रकम कर मुक्त रही, मतलब पार्टली टैक्सेबल अलाउंस रहे। तो ये हमारे थे। तो हमने 3 प्रकार के भत्ते पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था फुली टैक्सेबल अलाउंस, वो हमने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। दूसरा बताया पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, जिनकी कुछ रकम कर योग्य होती है, कुछ रकम कर मुक्त होती है, ये भी हमने आपको विस्तार से पढ़ा दिया। अब तीसरा पॉइंट है नंबर सी, एग्जेम्प्टेड अलाउंस या फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जिनकी पूरी रकम कर मुक्त होती है। अगर वो भत्ते सवाल में दिए हुए हैं तो उन पर आपको टैक्स नहीं लगाना और न ही आपको सैलरी में शामिल करना है।
लिख लीजिए, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। नंबर सी है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, पूर्णतया करमुक्त भत्ते। ये आपका है पूर्णतया करमुक्त भत्ते। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जिनकी कुछ रकम कर योग्य होती है, कुछ रकम कर मुक्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टली टैक्सेबल। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जिनकी पूरी रकम कर योग्य होती है, वो आपके हो जाएंगे फुली टैक्सेबल। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जिनकी पूरी रकम कर मुक्त होती है। अब ये भत्ते कौन से हैं? इसमें पहला आता है फॉरेन अलाउंस। नंबर 1 फॉरेन अलाउंस, विदेश भत्ता। विदेश भत्ता मतलब अगर कोई भारत सरकार अगर किसी कर्मचारी को जो विदेश में काम कर रहा है उसको विदेश भत्ता मिल रहा है, जैसे हमारे यहाँ के देखते हैं बहुत से देशों में राजदूत काम कर रहे हैं, या राजदूत का भी अपना बहुत सा स्टाफ होगा, अकेले तो होंगे नहीं, उनके साथ उनके सेक्रेटरी होंगे और अनेकों प्रकार के कर्मचारी होंगे जो राजदूत में काम करते हैं। तो अगर कोई भारत का व्यक्ति विदेश में काम करता है और सरकार द्वारा उसको फॉरेन अलाउंस दिया जाता है, क्या दिया जाता है? फॉरेन अलाउंस दिया जाता है। तो फॉरेन अलाउंस के रूप में भारत सरकार द्वारा जो फॉरेन अलाउंस के रूप में जो भत्ता दिया जाता है वो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। फॉरेन अलाउंस के रूप में जो भत्ता दिया जाता है वो पूरी तरह से कर मुक्त होता है, उस पर किसी भी रकम पर टैक्स नहीं लगता है। अब अगला है अलाउंसेज टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। अलाउंसेज टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जज काम करते हैं, जो जज होते हैं, उनको जो भी भत्ता मिलता है वो भत्ता क्या होता है? पूर्णतया कर मुक्त होता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनको जो भी भत्ता मिलता है वो भत्ता पूरी तरह से कर मुक्त होता है, उसकी किसी भी रकम पर आपको टैक्स नहीं देना है। अब हमारा तीसरा है अलाउंसेज फ्रॉम यूएनओ। अलाउंसेज फॉर यूएनओ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कर्मचारी होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने कर्मचारियों को जो भी भत्ता दिया जाता है वो पूरा भत्ता भारत में भी कर मुक्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं, यहाँ उनको संयुक्त राष्ट्र संघ से जो भत्ता मिल रहा है वो भत्ता भी भारत में पूरी तरह से कर मुक्त होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। अगला है पर डे अलाउंसेज फॉर पर डे अलाउंसेज फॉर होटल बोर्डिंग और लॉजिंग। देखिए जो करदाता है अगर किसी काम से नियोक्ता उसको कहीं भेज रहा है, दूसरे शहर में भेज रहा है, वहां पर वो किसी होटल में रुकता है, किसी बोर्डिंग में या किसी लॉज वगैरह में रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसके बदले में उसको कोई भत्ता मिलता है तो पर डे के हिसाब से वो भत्ते में क्या होना चाहिए? पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए, वो भी पूरी तरह से कर मुक्त होता है। तो ये हमारे 4 प्रकार के भत्ते थे जो कि एक करदाता के लिए पूर्णतया कर मुक्त होते हैं, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने आपको भत्ते बहुत विस्तार से पढ़ाया है। हमने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे भत्ते होते हैं जो फुली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं, जिनकी पूरी रकम पर आपको टैक्स देना है, कौन कौन से ऐसे भत्ते हैं जो पार्टली टैक्सेबल हैं, जिनकी कुछ रकम पर आपको टैक्स देना है, कुछ रकम पर टैक्स नहीं देना है। वो हमने आपको पूरा यहीं पर चार्ट बना करके और पूरा जो है प्रावधान उसका जो भी प्रोविजन है वो हमने आपको बता दिया है। तीसरे आपके एग्जेम्प्टेड अलाउंस जो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, उनमें कौन कौन से भत्ते आते हैं, क्यों कर मुक्त होते हैं, ये हमने पूरा आपको विस्तार से पढ़ा दिया। आप हमको थोड़ा कमेंट में इतना जरूर बता देना कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट्स जरूर किया करिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको उसकी वीडियो मिलती रहें। और आप वीडियो देखते हैं तो कृपया वीडियो को आप लाइक जरूर किया करिए। अगर